नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीने स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन, उसके यौगिक, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और ये सेकंड पार्ट है और आज के साथ ही हमारा जो रसायन विज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी भौतिक विज्ञान हम कर चुके हैं और रसायन विज्ञान भी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हम जो लेंगे वो जीव विज्ञान लेंगे और उसके जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए वो सबसे पहले वो लेंगे। ठीक है, फटाफट से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बन का। ठीक है, हमने इतना देख लिया था कि कार्बन कितनी भी दूसरे कार्बन के साथ लंबी श्रृंखला बना सकता है। अब इसमें जो बचते हैं इसके बॉन्ड यानी इसके वैलेंसी या संयोजकता उस पर हम H लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि एक हाइड्रोकार्बन यानी नया यौगिक बनता है। हाइड्रोजन और कार्बन है इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। बट यहाँ जैसे ये हाइड्रोजन है, लगता है ना, इसकी जगह में प्रतिस्थापित करके यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का कोई या सल्फर का कोई अणु लगा दूं, है ना, जैसे मैंने OH लगाया, चलो हाइड्रोकार्बन है ये, उसके साथ एक अलग हो गया O हो गया। तो अब ये जो है ये समूह जुड़ने के बाद यहाँ पर इस पूरे जो यौगिक को है ना, इसके गुणधर्म चेंज कर देता है। ये समूह क्या होता है, ये समूह यहाँ जुड़ने के बाद इस पूरी श्रृंखला का गुणधर्म चेंज कर देता है। जैसे पहले 3 कार्बन की श्रृंखला थी जिसको हम प्रोपेन कहते हैं, अब ये जुड़ने के बाद ना तो इसका नाम प्रोपेन रहेगा ना इसका गुणधर्म सेम वो प्रोपेन की तरह रहेगा। ये अल्कोहल जुड़ा, इसको OH कहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी आपको। यानी इस श्रृंखला के गुणधर्म इसके कारण जुड़ने से इसके रासायनिक गुणधर्म, इसके जो खुद के गुण है, रासायनिक है, भौतिक है, जो भी गुण है वो चेंज हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, है ना। कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह तो किसको कहते हैं कि हाइड्रोजन के अलावा जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी अम्ल बनाता है कार्बन, और इनके साथ जब ये जुड़ता है तो इन्हीं के तरह वो रासायनिक व्यवहार उसका गठन हो जाता है उस श्रृंखला का। इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। यानी ये इतना क्रियाशील होते हैं कि इस पूरी श्रृंखला का गुणधर्म ही चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते अपन। इसके बाद है क्रियात्मक समूह कौन कौन से, यानी उस श्रृंखला के साथ कौन कौन से समूह जुड़ सकते हैं, वो ये मेन मोटा मोटी 1, 2, 3, 4 और 5 ही दिए हुए आपके। वैसे 23 होते हैं बट आपके सिर्फ 5 दिए, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है इन 5 के नाम। हाँ, ये आते हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा इतने टिपिकल है तो नहीं आएंगे, इनके नाम आते हैं, एग्जाम में आए हुए भी। मैं आज पूरी क्लास आपको केमिस्ट्री फिजिक्स की PYQs की क्लास अलग से प्रोवाइड करूंगी इसके जस्ट बाद, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हेलो है, हेलो यानी क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो। एक आयोडीन और फ्लोरीन भी होता है, वो आपके हैं नहीं, फिलहाल आपके 2 ही हेलो है। आप क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो को Cl, मैंने जब आपको एटम और मॉलिक्यूल करवाया था, अणु और परमाणु, तो मैंने बताया था क्लोरो Cl, ब्रोमो Br, इनके प्रतीक थे। ठीक है, अब है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, OH, ये आपको ऐसे याद ही रखना पड़ेगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO, जैसे वो जो बंद कैसे बनाता है, जैसे एक ये फ्री रहता है, यहाँ पे लंबी श्रृंखला लगती है, कितनी भी लगाओ तो कार्बन की, यहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं ना, ये तो श्रृंखला लगती है। और यहाँ जो लगता है वो ऑक्सीजन के साथ 2 बंद और एक इसके साथ 1 बंद बनाता है, इसलिए 1, 2, 3, 4 बंद हो जाते हैं। मैंने बताने के लिए आपको खोल के लिखा है, बाकी इसको CHO लिखा जाता है। कीटोन को कैसे लिखते हैं, इधर कार्बन की श्रृंखला होगी लंबी और इधर भी कार्बन की श्रृंखला होगी लंबी, ये हाइड्रोजन 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 लगे होंगे, है ना, और बीच में ये एक क्रियात्मक समूह लगता है। यानी अभी तक तो हमने क्या देखा था कि कोई लंबी श्रृंखला थी कार्बन की, उसके बाहर ना साइड में लग रहे थे क्रियात्मक समूह। ये जो क्रियात्मक समूह है ये बीच में लग रहा है, इसका नाम क्या है, कीटोन। और लास्ट कार्बन ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी COOH, ये यहाँ पर भी R लिख रही हूँ मैं। R का मतलब क्या होता है, ये R का मतलब C, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सकती है वो, और बाकी जो बचते हैं इसके वैलेंसी वहाँ हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे R लिख देते हैं। R का मतलब नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स की चेन कितनी भी, है ना। और ये क्या है, COOH, जो इस तरह से बंद बनाया हुआ है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ 2 है और इसके साथ सिंगल है, तो 1, 2, 3 और एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये श्रृंखला, ये वाली R, ये श्रृंखला होती है, तो इसको कहते हैं CHO, COH। अब बात ये है कि अभी तक तो कभी भी यानी ये वाले लिखे हुए ऐसे फॉर्मूले नहीं आए कि OH है तो इसको अल्कोहल कह रहे हैं, CHO तो इसको एल्डिहाइड कह रहे हैं, कीटोन है तो ये है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये, ऐसे लिखे हुए नहीं आ रहे हैं। आते क्या है, इनके नामकरण में से क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी एक मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा कि OH है तो अल्कोहल, एल्डिहाइड है तो CHO है, कीटोन है तो ये बीच में ये CO है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH है। ये आप नाम ध्यान रखिएगा कि ये 5 ही हैं आपके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक मैं उसके नामकरण बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ समझाते श्रेणी किसको कहते हैं। समझाते श्रेणी कहते हैं कि जैसे ये CH3 था, यहाँ पर इसका CH3 था तो ऐसे लिखते हैं अपन इसको, H, ये पोर्शन खाली था, है ना। एक ये भी हो, अगर ऐसे सेम इसके आगे मैं यहाँ लगा दूँ, ये 2 बंद लगा दूँ तो यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, बट ये एक बंद खाली है। अब इसमें OH लगाऊँ मैं और इसमें भी OH लगाऊँ, तो मजे की बात ये कि ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, ये 1 कार्बन की श्रृंखला है, फिर भी इनके गुणधर्म सेम होंगे क्योंकि इस पे जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह सेम है।
इसलिए इसके गुणधर्म भी सेम होंगे, ठीक है। इसके क्रियात्मक समूह सेम है, इसलिए गुणधर्म भी सेम होंगे। तो इसके रासायनिक गुणधर्म या भौतिक नहीं बट रासायनिक गुणधर्म तो समान हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, समजातीय श्रेणी, यानी समान जाति के बन जाते हैं। जबकि इसकी श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। देखो ऐसी श्रेणी जिसकी कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह, क्रियात्मक कार्यात्मक है ना, इसको समझिए, क्रियात्मक भी हो सकता है, कार्यात्मक भी लिखते हैं, इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं अपन। तो क्रियात्मक समूह वो एक प्रकार का जुड़ता है, जबकि इसके कार्बन अलग है, फिर भी इनके रासायनिक गुणधर्म सेम होंगे। और अगर ये क्रमागत है, यानी एक कार्बन है, ये दो कार्बन है, इसके आगे अगर मैं यहाँ तीन कार्बन लगाते तो क्रमागत सदस्यों में इसका अंतर होता है, यानी सेम ये वाला पोर्शन है ना H और H, इसका अंतर होता है। कैसे होता है कि जैसे अभी तक ये दो थे, अगर मैं तीसरा कार्बन लगाऊं ये तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर एक ये आएगा और फिर OH आएगा, फिर ये OH आएगा, ठीक है, ये OH आएगा तो यहाँ पे भी H। अब देखो अंतर किसका हुआ, ये तो सेम टू सेम है, ये वाला, ये यहाँ सेम टू सेम है CH3, अंतर किसका हुआ, CH2 का, ये इसका। तो क्रमागत सदस्य में ये होता है, हालांकि ये इसका डेफिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये समझाते श्रेणी और क्रमागत है तो इसमें CH2 का अंतर होता है। मेन ये होगा कि एक कार्बन भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु की श्रृंखला जिसपे एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, उसको अपन क्या कहते हैं, समझाते श्रेणी। एग्जाम PYQ आया हुआ है, ऐसे ये दिया हुआ था और लिखा हुआ था समझाते श्रेणी कौन सी है। कार्बन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्रियात्मक समूह सेम होगा। जब मैं बोल रही हूँ कि PYQ आया हुआ है, मतलब सच में PYQ आया हुआ है, उस पर फोकस करिएगा, है ना, ठीक है। ये समझाते श्रेणी होगी। अब हमें आते हैं इसके नामकरण पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, है ना, अधिकतर इसी में से क्वेश्चन आते हैं। नॉट ओनली हियर, 11th-12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिखा, सबसे पहला मैंने बताया था हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिर्फ हेलोजन एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें पूर्व लगने लगता है नाम का, जैसे ये है, मैं इधर कर लेती हूँ थोड़ा ताकि आपको नजर आए, ये है। अब जैसे प्रोपेन है तो 3 कार्बन है, 1 2 और 3। अब इसमें ये आपको पता है HH लगा हुआ होता है। अभी मैं बार बार ये H नहीं लिखूंगी, अब सिर्फ C लिखूंगी, आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ H लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लगाया, Cl, ठीक है, ये लगाया अगर मैंने, तो ये जो नामकरण में क्या होगा, ये Cl का नाम पहले लिखा जाएगा, क्लोरो ये पहले लिखा जाएगा, और ये जो प्रोपेन बचा हुआ बाद में लिखा जाएगा। सिर्फ ये एक ही क्रियात्मक समूह ऐसा होता है जिसमें नाम पहले लिखा जाता है, क्लोरो। इसका PYQ आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पहले लिखा जा रहा है ना, तो थोड़ा अलग है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये क्या है, क्लोरो प्रोपेन, इसमें क्लोरो पहले लिखा जाएगा, प्रोपेन, बाकी के जितने भी नामकरण होंगे उसमें प्रोपेन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद उसका नामकरण का जो भी अक्षर या वो अल्फाबेट्स हम लिख रहे हैं वो आएगा, ठीक है। अब ये था क्लोरोप्रोपेन। अगर यह ब्रोमीन होता तो क्या बन जाता, ब्रोमोप्रोपेन। और अगर प्रोपेन की जगह देखो 3 कार्बन थे तो प्रोपेन था, 2 कार्बन थे तो एथ बोला था हमने, तो क्या हो जाता, क्लोरोएथेन। 1 कार्बन होता तो क्लोरोमेथेन, 4 कार्बन होते तो क्लोरोब्यूटेन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे, आई थिंक आपको याद है, नहीं है तो आप एक बार, नए हैं अगर इस क्लास में तो एक बार थोड़ा सा पहले वाली क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एल्कोहल पर। एल्कोहल में अब देखो बाकी जितने भी होंगे उसमें बाद में ले गए, ये देखो प्रोपेनॉल। अब इसमें क्या लगता है, पीछे इंग्लिश में लगता है ओल और हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में लगता है ऑल, है ना। इसमें ये क्या है, अनु लगने लगता है इसमें, एल्कोहल, एल्कोहल, प्रोपेनॉल। अब अगर 3 कार्बन है, ये 1 2 3 और यहाँ OH लगा होगा। अब आपको नॉन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। अब ये OH लगा है तो अब इसका नामकरण पहले नहीं, इसमें पहले Cl लिखा जा रहा था, इसमें क्या होगा, ये वर्ड पहले आएंगे, प्रोपेनॉल। इथेन होगा, एथ होगा, 2 कार्बन होते तो एथेनॉल, 3 कार्बन हो तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल, 1 कार्बन होता तो मैथेनॉल, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप और 4 कार्बन ब्यूट, ऐसे ही सीखा था हमने, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड है, क्योंकि ये इजी है, एल्कोहल प्रोपेनॉल, ये प्रोनाउंसिएशन राइमिंग में है, ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, आते क्या मैं बताती हूँ, ये इजी क्वेश्चन थोड़े ना देते हैं, ये देंगे आपको ऐसे जो थोड़े टफ होंगे। अब है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इन ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में देखो एल की मात्रा आती है, प्रोपेनेल, एल्डिहाइड है पर प्रोपेनेल, नॉल आएगा तो अल्कोहल, ये तो समझ में आ रहा है। अब AL आ रहा है, देखो OL था तो ये अल्कोहल था, अगर नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाले वर्ड पकड़ो, ज्यादा बेटर है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, पीछे AL लिखा हुआ है तो एल्डिहाइड है, OL लिखा हुआ है तो अल्कोहल है, ये पहचानने का बेटर तरीका है, और हिंदी में समझ में आया तो वेल एंड गुड, वही समझिए। अब ये क्या बन गया, अगेन 3 कार्बन और आगे क्या CHO लगाया हमने, है ना। ये क्या बन गया, प्रोपेनेल। अगर 2 कार्बन होगा तो एथेनेल, 1 कार्बन होगा तो मैथेनेल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनेल, आगे नेल की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। सेम एज कीटोन, कीटोन में क्या आ रहा है, ऑन। अब ये इजी है,
है ना, कीटोन, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इजी है फिर भी आया हुआ है, कीटोन, प्रोपेनॉन, कीटोन। अब ये दोनों राइमिंग है, अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ये सॉरी कीटोन, प्रोपेनॉन, ये दोनों राइमिंग में। तो कीटोन आप आराम से पहचानेंगे, नॉन आ रहा पीछे है ना, ओ एन ई ऑन, और इसको हम बोलते हैं नॉन, प्रोपेनॉन, एथेनॉन, ब्यूटेनॉन, मैथेनॉन, ठीक है, ऑन की मात्रा, नॉन की मात्रा आ रहा है, ओ एन ई पीछे वन आ रहा है एक तरह से। तो ये समझ में आ गया, ये थोड़ा सा अलग था, एल की मात्रा में एल्डिहाइड था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी थोड़ा अलग होता है। अब देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक, है ना, यानी प्रोपेनोइक एक तरह से। देखिए मैं अच्छे से समझाती हूँ, देखिए 1 2, इसमें 3 कार्बन है, सॉरी 1 2, यहाँ OOH, यानी इसी कार्बन के साथ ये कार्बन जो इसका COH है ना, ये वाला, ये इसमें ऐड होगा, तो ये है प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अनुलग्न लगता है वो लगता है ओइक, तो प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक। अगर मैथ होता, 2 कार्बन होते ये वाले, तो क्या होता, सॉरी एथ, 2 कार्बन होते तो एथेनोइक, 2 कार्बन है तो एथेनोइक, 3 कार्बन हुए तो प्रोपेनोइक, 4 कार्बन हुए तो ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक। ऑइक का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या आ रहा है, ऑइक। ये जो है ना कंपाउंड, एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको, है ना, एथेनोइक एसिटिक एसिड, इसका पूरा का पूरा चैप्टर है अभी आपके आगे, पूरा चैप्टर मीन्स एक पूरा टॉपिक है पूरा का पूरा, है ना। तो ये क्या है, एथेनोइक, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, तो मैं आगे समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट है, अब आता है एल्कीन और एल्काइन, जो मैं समझा चुकी हूँ आपको कि 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है तो उसमें ईन की मात्रा तो प्रोपीन, और 3 बॉन्ड हो तो उसमें आइन की मात्रा तो प्रोपाइन। अगर सिंगल बॉन्ड हो ये तो प्रोपेन, एन की मात्रा आती है ना, सिंगल बॉन्ड हो तो एन होता, ईन किस में आ रहा है, डबल बॉन्ड में, आइन किस में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में, उसी के हिसाब से हम एच जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म, यानी कार्बनिक यौगिक जितने भी बना रहे हैं ना हम लोग, क्रियात्मक समूह वाले, बिना क्रियात्मक समूह के जितने भी, उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं यौगिकों के, वो देखिए। ये जो हमारे है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी ईंधन होते हैं ना, पेट्रोल, कोल, ये CNG, जितने भी ईंधन हम यूज ले रहे हैं ना, वो ईंधन मोस्टली किसके होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं वो। ठीक है, पेट्रोल और ये जो कहाँ से निकलता है आपको पता है, ये जीवाश्म होते हैं उसमें से मिलते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं, इसको बनाया नहीं जाता है। नाउ अब फर्स्ट ले रहे हैं हम दहन। दहन क्या है, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई, दहन तो हमने लास्ट में पढ़ा था। फर्स्ट ले रहे हैं हम दहन। दहन क्या है, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। देखिए आपको याद हो तो पिछली बार हमने पढ़ा था दहन अभिक्रिया, किसमें पढ़ी थी हमने दहन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में पड़ी थी। संयोजन अभिक्रिया में हमने कार्बन का ही दहन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन के दहन से ऊष्मा होती है, तो वो ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सेम इज यही है कि कार्बन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन, यानी कोई भी चीज को जलने के लिए एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है तो चीज नहीं जल सकती, इसीलिए तो चीज जल रही हो, है ना, उसके ऊपर कपड़ा रखा तो उस चीज की चारों तरफ ऑक्सीजन की जगह कंबल आ गए ना, तो ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट टूट गया तो हवा, आग बुझ जाती है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन जब दहन होता है तो बनता है क्या प्रोडक्ट में, एक तो CO2 बनता है, हीट और लाइट निकलती है ना, ऊष्मा और प्रकाश। ये इसमें H2 था नहीं इसलिए निकला नहीं, बाकी मोस्टली होता है दहन में CO2 H2O निकलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि दहन की अभिक्रिया कार्बनिक यौगिक देते हैं और उसमें निकलता क्या है, ऊष्मा और प्रकाश। और ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना होगा। इन रिएक्शंस में से हो सकता है एक रिएक्शन आपको दे दे और बोले कि कौन सी रिएक्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये आपको बताना होगा कि रिएक्शन कौन सी। इनको लर्न नहीं करना है, इनको समझना है कि अगर ऑक्सीजन आया है, CO2 आया है, हीट और लाइट आई है, तो दहन अभिक्रिया, ये पहचानने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। CH4 है ना, कार्बनिक यौगिक है, साथ में ऑक्सीजन है इधर लिखा हुआ, और बन रहे CO2 H2O, और फिर हीट और लाइट निकल रहा है, तो ये कौन सी दहन अभिक्रिया, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसकी विशेषता वैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन होनी जरूरी है, मैंने आपको बताया, और ऊष्मा निकलती है, तभी इसको ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये ऊष्माक्षेपी हो गई, और प्रकाश भी निकलता है, इसमें लाइट भी निकलती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण भी आपने पढ़ा है लास्ट में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, वो ऑक्सीकरण होती है। अब देखिए वो ऑक्सीजन अभी आपको पता है। अब इसमें क्या कुछ पदार्थ यूज होते हैं, वो पदार्थ कौन से होते हैं कि उसमें क्षमता होती है ऑक्सीजन देने की। जैसे एक रिएक्शन है, नेक्स्ट में मैं बता रही हूँ आपको,
ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या थी, एल्कोहल था। अब आपको इसको पहचान ही रहे होंगे आप इसको, एल्कोहल कौन सा है ये 2 कार्बन है, इसलिए क्या एथेनॉल है, ठीक है। ये 2 कार्बन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक है, तो ये एथेनोइक एसिड है। ये अब आपको नामकरण आना चाहिए, देखते ही आपको समझना चाहिए। अब ये जो पदार्थ लिखे हुए ना, उनमें ये क्षमता है कि ये एक ऑक्सीजन इसके अंदर जोड़ दें, तो ये जब ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये पदार्थ बन जाता है। तो इनको अभिकर्मक की, ये देखो अभी आप लाइन समझेंगे, जो पदार्थ है ना इनकी ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। और कौन कौन से ऑक्सीकारक यूज में है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। एल्कोहल को अम्लीकृत करके अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकारक जो यूज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीकारक किसी भी यौगिक में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उनको ऑक्सीकारक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये ऑक्सीकारक यूज में, अगेन मैं कह रही हूँ, ये रिएक्शन दे दी जाए, पूछा जाए ये कौन सी अभिक्रिया, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन था, इसमें 2 ऑक्सीजन आ गए, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का एड हुआ, है ना। ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, और ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और एक और नाम था उपचयन कुछ अभिक्रिया, मैंने आपको उस वक्त बोला था कि आप ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन वर्ड सही रहता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से क्या इजी रहता है, ऑक्सीडेशन मीन्स एड ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एड ऑफ ऑक्सीजन, ये ज्यादा इजी है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, ऐड हुआ है तो ऑक्सीकरण हुआ है। और किसने ऑक्सीजन दिया है, KMnO4, या तो ये है या तो ये, दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों में से एक आता है। दोनों ही क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है मतलब क्या है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह से बोलते हैं। तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ से आएगा कैसे, उड़ के थोड़े ना आएगा, इसमें से ही आएगा, तो ये ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी रख रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाए एल्कोहल ऑक्सीजन किसमें हो रहा है, तो एसिड में होता है। एल्कोहल एसिड में चेंज होते हैं, ऑक्सीकरण नाम आते हैं, आपको ये भी दिमाग में आएगा कि OH है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें देखो कार्बन 2 है ना, तो कार्बन यहाँ 2 ही है, ऐसा नहीं है OOH लिख दिया हुआ है ना, इसके आगे यहाँ पर हाइड्रोजन हटे हैं और ऑक्सीजन लगा है। ये कैसे हटे हैं, कैसे बैलेंस हुआ, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये भी कि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। एक ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए ना यूं, और यहाँ लिखा आ जाए, ये टिक मत कर देना, ये नहीं हो सकता। 2 कार्बन से 2 कार्बन का ही अम्ल बनेगा, 3 कार्बन का अम्ल नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है संकलन अभिक्रिया। देखो संकलन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस काफी बनते हैं, काफी क्या बनते हैं कि ये वनस्पति घी वाला है। इसमें है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया था, एक तो संतृप्त होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड, जो एक ही साझेदारी करते हैं बॉन्ड की। असंतृप्त जिनको एक बॉन्ड से नहीं होता है, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बनाते हैं, डन, वो होते हैं असंतृप्त। अब उनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ जोड़ा नहीं है, बट आप ध्यान में रखिएगा, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, यानी अभिक्रिया की स्पीड होती है उसको बढ़ाते हैं, बट उसमें कोई चेंज वो करने की कैपेसिटी नहीं रखते। उनका काम इतना ही होता है, वो स्पीड को बढ़ा देते, उसके वेग को बढ़ा देते। कैसे कि अगर मैं कोई अभिक्रिया करवा रही हूँ किसी बर्तन में, है ना, कुछ मैं केमिकल्स डाल के, वो अभिक्रिया समझो आज शुरू हुई, वो धीरे 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 कल कंप्लीट होगी। अब मैं उसमें उत्प्रेरक मिला दूं ना, तो वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ा दी उसने, बाकी कोई चेंज नहीं करेगा ना। उसमें कुछ ऐड कर सकता है जैसे ऑक्सीकारक कर रहे हैं ना, उसमें कुछ प्रोडक्ट चेंज कर सकता है ना, और कुछ कर सकता है, वो सिर्फ स्पीड को बढ़ाते हैं। उनको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक यानी एक तरह से वो उसको बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है, कैटालाइज कहते हैं इंग्लिश में अपन इसको। तो ये मैंने लिखा नहीं, पर आप ध्यान में रखिएगा उत्प्रेरक किसको कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब मैं एक बार इसको रिएक्शन बताऊं, फिर वापस इस पे आती हूँ। ये रिएक्शन देखिए, तो पहले ये रिएक्शन समझ लेते हैं, ये रिएक्शन क्या है, फिर आपको वो समझ में अच्छे से आएगा। ये रिएक्शन है कि वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल यानी ये R जो है ना, इसका मतलब यहाँ पे और भी कार्बन जुड़ सकते हैं। बीच में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें एक हाइड्रोजन एक तरह से कम है सिंगल बॉन्ड से। देखो ये 1 2 3 है ये, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये काटा हुआ, मैंने गलती से 2 लिख दिए थे। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड ही बना रहे, एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गए। अब ये निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त वसा जो होती है वो संतृप्त वसा में बदल जाती है, यानी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे था, ये 1 2 3 बन गए, यहाँ पे R लिख दिया था मैंने, है ना। अगर R नहीं भी लिखा हुआ है, सिंगल ये भी लिखा हुआ है, तो भी समझना असंतृप्त है। तो ये एक सिंगल 1 2 ये 3 हो गए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये जुड़े हुए थे, ये देखो। अब मैं अगर इस एक बॉन्ड को हटा दूं तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3, यानी मुझे एक हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ेगा। तो असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ता है, इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। मुझे ऐड करना होगा नोट्स में,
इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन इंग्लिश में कहते हैं अपन। ठीक है, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। कैसे बनता है, निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में जो डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है, यानी संतृप्त असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनती है। जो असंतृप्त वसा होती है ना, वो हार्मफुल नहीं होती, बट ये हार्मफुल होती है संतृप्त वसा। इसीलिए ये जो वनस्पति घी है, ये प्योर घी नहीं होता, जो गाय का घी होता है वैसा नहीं होता, ये लेबोरेटरी में बन रहे हैं, ये वनस्पति घी एक तरह से, यानी तेल से घी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है वनस्पति, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में है, 20 में, 24 में, किसी में है। जब मैं PY क्यूज करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी। बाकी ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण होता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये मैं आपको समझा रही हूँ अभी। तो इसको कहते हैं अपन संकलन अभिक्रिया, यानी एडिशन रिएक्शन। याद रखना, ये एडिशन नाम आ रहा है, इसको कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया में समझ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक मिलते हैं। ये संकलन है, यानी इसमें हाइड्रोजन का संकलन हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। इसमें क्या बन रहा है, अब समझ में आएगा आपको। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त बना रहे हैं। ठीक है, इसमें सामान्यतः निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति है, पैलेडियम भी होता है। ठीक है, ये भी यूज होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी मिलता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस फर्स्ट ग्रेड में नहीं, पर वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है, वनस्पति घी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चलते अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जा रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर है ऐसा जिसको मैं फास्ट बता नहीं सकती, आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें क्या होता है, वैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, बट सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन उससे जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, बहुत अच्छी कैपेसिटी रखता है। क्या करता है सूर्य के प्रकाश में, देखो क्लोरीन, ये यहाँ पर ये जो सनलाइट है वो इस एरो के नीचे ऊपर आया जाता है। अब नहीं जगह थी इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। जो सिंगल बॉन्ड है का मेथेन है, उसमें क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा। तो देखो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया, ये Cl, ये पुरानी वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तरह ही है। तो ये आपको आराम से समझ में आएगी। क्या आएगी कि जो हाइड्रोकार्बन वैसे तो बनाते नहीं है, बट ये सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्लोरीन जोड़ सकता है। सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है, याद रखिएगा, इसके बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकती है। सूर्य की उपस्थिति में ही वो रिएक्शन करेगा। क्लोरीन अगर जुड़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से तो सूर्य की उपस्थिति में ही जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ सकते। ठीक है, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। पहला है एथेनॉल और दूसरा है एथेनॉइक अम्ल। आपके सिलेबस में 2 ही है, तो हम 2 ही करेंगे और फटाफट से इसको कर लेते हैं एक बार। एथेनॉल क्या है, याद रखिएगा, ये रंगहीन द्रव है, ये रूम टेम्परेचर पर द्रव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम। तो अब ये जल के साथ किसी भी अनुपात में घुल जाता है, इसकी विशिष्ट गंध होती है। एथेनॉल, जो अल्कोहल होता है वो एथेनॉल ही एक्चुअली, जिसको ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं वो एथेनॉल ही होता है। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग वैसे मेडिसिन में भी होता है, टिंचर में, आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक में। इसीलिए कहते हैं ना, कफ सिरप ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, उसकी हैबिट हो जाती है, लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको पता है, CH3CH2OH होता है ना, क्योंकि एथ 2 कार्बन है और एथेनॉल, ये आपको फॉर्मूला भी पता है। रूम टेम्परेचर पे द्रवस्था में होता है और इसका यूज ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट, एथेनॉइक अम्ल, उसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसमें रासायनिक अभिक्रिया भी सिलेबस में, बट क्योंकि आज तक इसका क्वेश्चन बना नहीं है कहीं पर भी, बहुत कम एग्जाम से जिसमें 1-2 क्वेश्चन कोई बना होगा, बाकी रासायनिक अभिक्रिया पे क्वेश्चन बने नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। मैं नहीं चाहती आप अपनी एनर्जी वहां लगाएं जहाँ क्वेश्चन आने के मिनिमम चांसेस है, नहीं आते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल को हम, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनॉइक अम्ल में से क्वेश्चन बनते हैं। इसका फॉर्मूला CH3COOH। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको एथेनॉइक अम्ल कहते हैं। एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। देखो क्या क्या नाम हो गए, एथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एथेनॉइक अम्ल को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, एथेनॉइक अम्ल कहते हैं। और इसका ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है। ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम, एथेनॉइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है। ग्रुप मैंने बताया क्रियात्मक समूह एक तरह से, यानी कौन सा समूह इसमें, क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर ये दिया हुआ आ जाए ये कौन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कीटोन है, तो भी आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटिक एसिड नहीं लिखा हुआ है, एथेनॉइक अम्ल नहीं लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो भी पता होना चाहिए कि इसमें ग्रुप कौन सा लगा है, COH, इसलिए ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। डन, याद रख। अब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2022-24 समथिंग में ही, रिसेंट ही आया, ज्यादा पुराना नहीं है ये। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन सिरका के लास्ट ईयर तो नहीं आया, डेफिनेटली 100% मुझे याद है, 22 या 20 में आया, मतलब
3 से 4% विलेन को क्या कहते हैं, सिरका, जिसको अपन विनेगर कहते हैं, यूज लेते हैं आजकल, खाने में भी यूज लिया जाता है, कपड़े धोने में भी यूज लिया जाता है। वो क्या होता है, विनेगर यानी सिरका। वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलेन। एज इट इज लर्न होना चाहिए आपको। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट ही है। ये इसको स्किप मत कीजिएगा। सेम ये लाइन, ये शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका गलनांक कितना होता है, ये नहीं आ रहा है कि कितना होता है ना, उसका गलनांक कम होता है, तो ये ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल ही, एथेनोइक अम्ल भी एसिटिक अम्ल ही एक तरह से। जो एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है इसलिए जम जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी इसको कहते हैं। ये भी सेम टू सेम है, अभी तक ये बना नहीं, तो बनने के चांस है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब है ना ये वाला, ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। अब ये एज इट इज सारणी दी हुई है एनसीईआरटी में, और उसमें खूब सारे इसके दिए हुए कौन ज़्यादा कौन कम, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखना क्वथनांक और गलनांक का सीरीज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसिटिक अम्ल और एथेनॉल ये दोनों आपके अलग से दिए हुए, तो इन दोनों का याद होना चाहिए। ज़्यादा किसका, एसिटिक अम्ल का। फिर ये ऑप्शन भी ऐसे दिया था, किसका क्वथनांक ज़्यादा है, नंबर 1 एसिटिक एसिड था, नंबर 2 क्लोरोफॉर्म था, नंबर 3 एथेनॉल था, नंबर 4 मीथेन था। सेम ये नाम भी यही दिए हुए थे। उसमें सबसे ज़्यादा किसका था, एसिटिक एसिड का। क्वथनांक और गलनांक दोनों ही एसिटिक एसिड के ज़्यादा है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट है चाहे मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर क्लोरोफॉर्म के है, फिर एथेनॉल के, मीथेन के। मेरे हिसाब से कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा है या मीथेन का ज़्यादा। आपको पूछेंगे तो इसके रिगार्डिंग या इसके रिगार्डिंग ही पूछेंगे, या ये सीरीज पूछ सकते हैं कौन ज़्यादा कौन कम इसमें से, ठीक है। ये याद रखना। अब लास्ट अपना टॉपिक आता है साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं ये। अब आपको ये प्रॉब्लम की बात ये है कि मैं समझाने को आपको समझा सकती हूँ, लर्न करने के तरीके याद करवा सकती हूँ, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जबकि याद आपको इतनी सी चीज़ करनी, तो ये आपको लर्न करने में, आपको पता है वैसे एनएसएस याद करने का नहीं बोलती हूँ, पर ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी। साबुन क्या होती है, कार्बोक्सिक अम्लों की सोडियम और पोटेशियम लवण की एक लंबी श्रृंखला होती है। जो ये आर होता है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे C17 ले लीजिए आप। इतनी लंबी ये कार्बन की श्रृंखला होती है। उसके आगे समझिए, ये जो आर था ना, ये C17 तक था, उसके आगे ये जुड़ा होता है। यानी कार्बोक्सिक अम्ल में क्या था, ये आता था COOH। इस H की जगह ये लोग क्या जोड़ रहे हैं, या तो Na जोड़ रहे हैं या K जोड़ रहे हैं। ये यानी इस COO में या तो या Na आ रहा है या COOK आ रहा है, ये इसकी जगह ये जोड़ा जा रहा है। तो क्या है ये अभी, अब आई थिंक थोड़ा लर्न हुआ होगा आपको। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, इतनी लंबे होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, C15 16 17 18 ये तक होते हैं इसमें टोटल, है ना। ये होते हैं साबुन। अब साबुन जल में घुलकर सफाई करते हैं, कैसे करते हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। कि साबुन के 2 भाग होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन सिरा, एक आयनिक सिरा। देखो हाइड्रोकार्बन सिरा कैसे, कि ये है कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। और ये क्या था यहाँ पर COO, थोड़ा इधर करती हूँ, आपको शायद दिखे नहीं, ये COO, ये क्या है यहाँ पे Na, है ना। ये होता है माइनस में, ये पूरा, है ना, और ये होता है प्लस में। तो ये देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये श्रृंखला हो गई एक तरह से। अब इसका एक छोर है Na, एक छोर है ये, तो मैं इसको ऐसे बताऊं अगर आपको, देखो ये, तो ये जो छोर है ना, ये वाला, ये तो ये वाला है, ये जो दिख रहा है ये आपको Na है। इससे मैं एक डायग्राम बताती हूँ आपको, ये देखो ये वाला, ये जो छोर है ना, ये तो है हाइड्रोकार्बन, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है यहाँ पर, ये है आयन, जो सोडियम आयन है। तो अब ये जो है, ये जो है वो ये है, थोड़ा सा एरो रॉन्ग लगा हुआ है, ये है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक टेल, यानी इसको क्या कहते हैं हम, जल विरागी। फोबिक क्या होता है, आपने सुना होगा इसको, इसका फोबिया है। फोबिया यानी एक तरह से डर है, यानी विरागी यानी किसी चीज का डर होना। यानी ये जो है ना, इसको हाइड्रो यानी क्या, जल, जल से जिसको डर होता है ना, वो जल से दूर होता है। ये क्या है, ग्रीस है, देखो ये ग्रीस है। तो जब कपड़ों के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, तो जो साबुन के झाग में ये होता है, एक तो ये जल विरागी सिरा है, ये जल रागी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और एक होता है हाइड्रोफोबिक। ये सिरा या छोर कह सकते हैं, सिरा कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें। तो राख हो गया छोर, ठीक है। ये है जल रागी छोर, ये है जल विरागी छोर। अब इसमें ये जो इसका सर है, ये होता है, ये जल से प्रेम करने वाला होता है, और ये जल से डरने वाला होता है एक तरह से। तो जो जल से डर रहा है वो तो ग्रीस की तरफ चला जाएगा, और जो जल से नहीं डर रहा है वो जल की तरफ रहेगा। आप समझिए, चारों तरफ जल है यहाँ पर यूं, तो वो ये सिरे जल की तरफ है,
क्योंकि ये क्या है, जल रागी है, और ये सिरा ग्रीस की तरफ है क्योंकि ये जल विरागी है। इस तरह से ये ग्रीस को पूरा घेर लेते हैं। अब क्योंकि जो ग्रीस के दाग होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, बट ये घेरने के बाद एक मिसेल बनाते हैं। ये इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल अपन, ये है मिसेल। यानी ग्रीस के चारों तरफ ये एक हाइड्रो जल विरागी सिरा इधर और जल रागी सिरा इस तरफ, ये करके एक मिसेल बना लेते हैं दो जो तरफ से। ये जल में घुलनशील होता है, इसको चारों तरफ से अटैक घेर लिए एक तरह से। ये जो पूरा मिसेल बनाना, अब ये घुलनशील होता है तो ये पानी के साथ निकल जाता है। तो जब हम रिगड़ते हैं ना तो एक तरह से मिसेल बनते हैं, कपड़ों पे मिसेल बनते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं तो वो ग्रीस का दाग, चिकनाई, गंदगी सब हट जाती है। ऐसे होता है। तो याद रखिएगा, जो अंदर का सिरा है वो जल विरागी है, जो बाहर का वो जल रागी है। ये जो सिरा होगा वो Na होगा, और बाकी मैंने आपको बताया ना जो लंबी श्रृंखला ऊपर, ये देखो ये वाली, ये जो टेल है ये एक तरह से ये वाली बची हुई श्रृंखला है। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन सिरा, ये वाला हाइड्रोकार्बन सिरा एक तरह से ये जुड़े हुए CO तक। ये सिरा कौन सा होता है, जल विरागी होता है, जिसको पसंद नहीं होता इसलिए ये ग्रीस की तरफ रहते हैं। ये ग्रीस एक तरह से इसकी तरफ रहते हैं, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा। ये इसकी टेल है, ये इसको जल पसंद नहीं इसलिए ग्रीस की तरफ रहते हैं। इधर समझिए जल है तो जल की तरफ कौन सा, ये सोडियम वाला सिरा। तो तेल और चिकनाई में घुलनशील होता है ये इधर की तरफ, है ना, बट ये जल में घुलनशील नहीं होता ये सिरा। तो ये इसके पास आके इसको घोल लेता है। और आयनिक सिरा होता है वो जल में घुलनशील होता है, ये बाहर की तरफ होता है। अब ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन सिरा तेल गंदगी की और आयनिक सिरा जल की ओर रहता है। और इस प्रकार ये क्या करते हैं, तेल के अणु को चारों तरफ से घेर के गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसको मिसेल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया आराम से। अब ये जो तेल पानी में, अब तेल तो पानी में घुलनशील होता है, बट साबुन तेल को मिसेल बनाकर अंदर अंदर बंद कर लेता है, घुलनशील बना देता है। ये जो पानी में घुलनशील बनाता है, इसको पानी में इसका क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। ये वर्ड एक्चुअली आया हुआ है इमल्शन। इमल्शन वर्ड आया हुआ और इसमें लिखा हुआ है किस में यूज होता है इसका, अपमार्जक। इमल्शन की क्रियाविधि किस में यूज हो रही है, अपमार्जक में और साबुन में, दोनों में यूज होती है। तो इमल्शन वर्ड आया तो याद रखना कहाँ यूज हो रहा है, साबुन में और अपमार्जन में। क्या है इमल्शन, कुछ नहीं, जल का जल में विलयन। पहले ये अघुलनशील था ग्रीस, अब उसको घुलनशील बना दिया तो घुलनशील बन गया, जल में घुलनशील हो गया तो उसको इमल्शन बोल दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब पानी से धोने से गंदगी बह जाती है, हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि साबुन की कुछ सीमाएं हैं। साबुन जो होता है ना, कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो कठोर जल में साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बना देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि साबुन से धोने के बाद अगर अच्छे से खंगालते नहीं तो व्हाइट दाग रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जो कठोर जल में साबुन मैग्नीशियम और ये कैल्शियम के जो आयन होते हैं ना, उससे क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बना देता है, जिसको स्कम कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में भी स्कम वर्ड लिखा आ सकता है ऐसे। तो याद रखिएगा, ये अघुलनशील पदार्थ क्या होता है, स्कम होता है। ये स्कम बना देता है, जिससे इसकी सफाई करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि व्हाइट दाग बन जाते हैं। तो अब यहाँ यूज आता है अपमार्जक, यानी जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। पता है, कई टाइम तक मुझे पता ही नहीं चला था अपमार्जक होता क्या। डिटर्जेंट वर्ड आया तो मुझे समझ में आया, अच्छा डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। सबको मेरे हिसाब से अपमार्जक से बेटर डिटर्जेंट पता है क्या होता है। तो अपमार्जक का यूज इसके लिए होता है क्योंकि ये जो होता है ना, ये कठोर जल का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ना, उसके साथ अघुलनशील है। ये स्कम नहीं बनाते, ये सफेद दाग नहीं छोड़ते, आराम से घुल जाता है और कपड़ों को अच्छे से सफाई करता है, कोई व्हाइट दाग नहीं छोड़ते अधिकतर। ये खंगालना जरूरी है अच्छे से। तो ये कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं, इसलिए अपमार्जक का यूज होता है। इंपॉर्टेंट ये लाइन भी है कि अपमार्जक होते ही है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। यानी अभी तक तो यहाँ पर COO Na जुड़ा था ना, इसकी जगह पे अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। वहां पे सोडियम और पोटेशियम लवण थे, यहाँ पे अमोनियम और सल्फोनेट लवण है। बस यही इतना ही है। तो आज की आई थिंक आपको साबुन और अपमार्जक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ और करें। थोड़ा थोड़ा टाइम में आप पढ़े, मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम दे, बट वर्थ इट हो आपका ना, इंपॉर्टेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी यूज़ में आएंगे। और आगे अपने जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा साइंस इन डेली लाइफ। जो तीनों नए टॉपिक है वो मैं सबसे पहले लूँगी बायोलॉजी के, उसके बाद में जो पुराने टॉपिक है वो लूँगी, उसके बाद अपनी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।